हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार एक परिचय का सबसे लेटेस्ट बुक इस वीडियो में देखेंगे, जो कि यूट्यूब के किसी भी चैनल पर उपलब्ध नहीं है और साथ ही साथ अभी किताब दुकान में सभी जगह उपलब्ध नहीं है। तो आशा करता हूं आप लोग ऐसे ही लेटेस्ट अप टू डेट बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। जितना ज़्यादा शेयर और लाइक होगा तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग हमारे इस लेटेस्ट बुक को पसंद कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ को हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत से। जिसका पहला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं, आपको बतलाना है कि इन चारों कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात ये चारों क्वेश्चन जो है कथन सही है। तो आइए इन चारों कथन को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला में बतलाया गया कि आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बतलाया था। दूसरे कथन में बतलाया गया है, पुराविद होट गांव के केसरिया स्तूप, टीला और अरिराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया था। तीसरा कथन में बतलाया गया है, एस्टेफेशंस, भाखड़ा स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के बारे में बतलाया था। चौथा कथन में बतलाया गया है कि कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक या फिर कुछ उत्खनन करवाया था। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में बतलाया गया है कि कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो आइए इसके कथन को हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बीपीएससी की तरह 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला कथन में बतलाया गया है कि कनिंघम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और वेनसांग ने किया था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा में बतलाया गया, कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था। यह भी बिल्कुल सही है। चौथा है, 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। यह आपका गलत है, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। तो इसकी जगह क्या होगा डी में? तो डी में आपको होना चाहिए कि 1863 में आर ब्रूसफुट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य चुनिए। तो आइए सभी कथन को हम लोग बारी बारी से समझते हैं और देखते हैं कि क्या वह कथन सही है। पहला कथन में बतलाया गया है कि 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन में बतलाया गया है, डॉक्टर एस अल्तेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया था। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा में बतलाया गया है कि 1962 में राज्य में पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना की गई थी। यह भी सही है। चौथा कथन में बतलाया गया है कि 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा, जो कि भागलपुर में है, का उत्खनन किया था। यहाँ 500 ईस्वी पूर्व की गजदंत अर्थात हाथी के दांत से निर्मित एक नारी की मूर्ति है। यह बिल्कुल सही है। पांचवा कथन में बतलाया गया है कि बोधगया में निरंजना नदी के पार
जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख के सुजाता गृह का भी पता लगाया। तो ये पांचों ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं किस कथन में, किस कूट में आपका पांचों उत्तर है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए में सभी पांचों दिए गए हैं, अर्थात यही आपका सही उत्तर है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोतों से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो फिर से हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है, बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं, ये भी सही है। तीसरा नंबर है, राजगीर में विसंतिका सिक्कों के नमूने मिले जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है, यह भी सही है। चौथा में बतलाया गया है कि नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं, यह भी कथन सही है। लेकिन ऑप्शन ई, बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं, ये बिल्कुल गलत है। बिहार में 58 रत्ती के चांदी के सिक्के, जिसे आहत सिक्के कहते हैं, मिले हैं। ये त्रिसंतिका सिक्के के नमूने हैं। अब अगला प्रश्न है, महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये 2 अभिलेख बसाड़ वैशाली से प्राप्त हुए हैं। मुहर के अनुसार प्रभुदाया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। अब अगला प्रश्न है, केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसकी जानकारी धर्मपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से मिलती है। अब अगला प्रश्न है, श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात बोध गया से प्राप्त अभिलेख से। बोध गया अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन मिला है। अगला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंदेश्वर। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षड्गुण्य सिद्धांत और साम दाम भेद और फिर दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। अब अगला प्रश्न है, जो कि 2018 में आपको बीपीएससी में पूछा गया, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। अगला प्रश्न है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे, उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगीर से, अर्थात ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पर घर वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ से प्रमाण मिलता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनेर ताम्रपत्र से। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है। तो इसका उत्तर है फाहियान युआन चुआंग, जिसे ह्वेनसांग के नाम से भी जाना जाता। तीसरा, इतिसंग, अर्थात ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है सही है। इन सभी की यात्रा वृत्तांत साहित्यिक स्रोत माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के स्रोत मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत,
धार्मिक ग्रंथ, अर्थात उपयुक्त सभी जो है सही है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और रामपुरवा से। अगला प्रश्न है, अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह जो है सहसराम से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो याद रखेंगे ब्राह्मणी लिपि। अगला प्रश्न है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले? तो यह जो है चिरान जो कि छपरा में है उनसे, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से मिले हैं, अर्थात उपयुक्त सभी जो है सही हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के नवादा जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती? तो याद रखेंगे प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णा का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो याद रखेंगे प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देववर्णा के अभिलेख से प्रवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती? तो इसके बारे में जानकारी देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, तीसरा महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, अर्थात उपयुक्त सभी जगह, अर्थात ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती जानकारी? तो याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से? अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती? तो याद रखेंगे मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती और मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात ऑप्शन सी जो है उपयुक्त ए एवं बी दोनों के बारे में बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे, तो इसका सही उत्तर है कनिंघम। अगला प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर है कनिंघम ने। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। अब अगला प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की, तो बिहार में क्या क्या खोजा? तो इन्होंने केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है की खोज की, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ की खोज किया, तीसरा बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की खोज की, अर्थात ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। अब अगला प्रश्न है, विदेह के राजा जनक ने निस्त या फिर स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह वर्णन कहाँ वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है बृहदारण्य उपनिषद में। कहाँ? बृहदारण्य उपनिषद में। अब अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो याद रखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले
को वत्स कहा जाता था। तो किसके अनुसार? याद रखेंगे अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण के अनुसार। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। अब अगला प्रश्न है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ है प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है दीघ निकाय। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो याद रखेंगे राजनीतिक नीतियों पर। अब अगला प्रश्न है, अपसड जो कि नवादा में है से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो इसका सही उत्तर है, इसके दीवारों पर रामायण की कथा दृश्य अंकित है। अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? तो याद रखेंगे शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद और ऋग्वेद, अर्थात उपयुक्त सभी जो हैं बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत हैं। अब हम लोग इसके दूसरे चैप्टर पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है कौन सी? तो इसका सही उत्तर है नवपाषाणिक संस्कृति। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। चिरान का उत्खनन 1962 में हुआ। यहाँ हुए खुदाई से ज्ञात हुआ कि यह नवपाषाण काल तथा ताम्र युग में आबाद था। खुदाई में यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बलियां तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थल से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है जेठियन घाटी जो कि नालंदा में है, राजपोखर जो कि भागलपुर में है और वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण में है। अर्थात उपयुक्त सभी जगह से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण कालीन उपकरण गया की पेमार घाटी से, मुंगेर की भीम बांध और पैसरा तथा भागलपुर के भलीजोर से भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ से? तो मनेर से, सेनुआर से और ताराडीह, अर्थात उपयुक्त सभी जगह से। बिहार में ताम्रयुगीन संस्कृति के प्रमाण सोनपुर, चिरांद, अरियप आदि से भी प्राप्त हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त सभी कथन सही है। तो आइए सभी कथन को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले कथन में बतलाया गया है कि बिहार के शेर घाटी जो कि गया में है से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी अवशेष मिले हैं। ऑप्शन बी में कहा गया है कि बिहार के कुतुबपुर एवं वैशाली के चेचर, पटना के मनेर, रोहतास के सेनुआर से नवपाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन सी के कथन में बतलाया गया है कि चिरान गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः कब आरंभ होता? तो इसका आरंभ 40,000 ईस्वी पूर्व आरंभ होता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी अर्थात कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृद भांड। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखेंगे मुंगेर एवं नालंदा से। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो इसका सही उत्तर है पूर्व प्रस्तर युग के। अगला प्रश्न है,
बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? तो मुंगेर से। अब अगला प्रश्न है, बिहार में चिरांद एवं चेचर के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो याद रखेंगे यहाँ से नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में ताम प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो याद रखेंगे सारण के चिरांद से, वैशाली के चेचर से और सोनपुर एवं मनेर से, अर्थात ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः किस काल में? तो इनका आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जो कि लगभग 800 ईस्वी पूर्व में है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था कौन? सहायक था तो लोहे का उपयोग जो है आर्यों के विस्तार में सहायक था। अगला प्रश्न है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों है, अर्थात बिहार में मगध, विदेह, अंग एवं लिच्छवी ये सभी राज उस समय थे। अगला प्रश्न है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो कौन सा? तो इसका उत्तर है मगध। अगला प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? तो याद रखेंगे विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में व्रात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो याद रखेंगे मगध राज्य के लोगों के लिए। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो याद रखेंगे विदेह। अगला प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण से। अगला प्रश्न है, बिहार में विदेह राज की स्थापना किसने की? तो बिहार में विदेह राज की स्थापना नेमी ने की। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र नीमी या फिर नेमी थे, जिन्हें विदेह कहा जाता था। उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार के अंग, विदेह और वैशाली के राजाओं का वर्णन मिलता है कहाँ से? तो पुराण एवं महाकाव्यों में। अगला प्रश्न है, कीकट किसे राज को कहा गया है? तो कीकट जो है मगध राज को कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता? तो याद रखेंगे अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेध यज्ञ का शिकार बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद में। अब अगला प्रश्न है, वैशाली के संस्थापक राजा कौन थे? तो याद रखेंगे वैशाली के संस्थापक राजा विशाल थे। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है। मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसका नामकरण राजा विदेह के नाम पर किया गया था। अब अगला प्रश्न है महाजनपद से, जिसका पहला प्रश्न है, अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन डी। तो आइए जो सही कथन है हम लोग केवल उसे पढ़ेंगे।
ऑप्शन ए में बतलाया गया है प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित था। ऑप्शन बी में बतलाया गया है कि अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। और ऑप्शन सी में बतलाया गया है महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंगराज का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था। तो केवल ये तीनों कथन सही थे और कथन 4 को सही करके पढ़ेंगे तो क्या होगा, मगध के राजा अजातशत्रु के समय अंग पूरी तरह मगध में मिला लिया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, अर्थात उपयुक्त सभी कथन सही है। तो आइए सभी कथन को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला कथन में बतलाया गया है कि वज्जी की राजधानी वैशाली 3 भागों में बटी थी। प्रथम भाग अर्थात पहले भाग में स्वर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित तथा तीसरे में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे। पहले भाग में शासन अनुकूल, दूसरे भाग में गृहस्थ और सेठ तथा तीसरे भाग में दास वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा कथन में बतलाया गया है कि बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया है कि वाजियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। और 3 में बतलाया गया है कि वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करता था। अब अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी। तो याद रखेंगे 3 महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वर्तमान में 3 महाजनपद अंग, वज्जी और मगध हैं। तो ये 3 महाजनपद आप लोग याद रखेंगे ताकि आपको छांटने में आसानी होगी। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था। तो अंग महाजनपद भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। याद रखेंगे अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था। तो याद रखेंगे मगध महाजनपद में। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो याद रखेंगे मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज अर्थात राजगीर थी। अगला प्रश्न है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है। तो इसका सही उत्तर है चंपा नदी। कौन सी नदी? चंपा नदी। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। तो इसका सही उत्तर है वज्जी। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। तो इसका सही उत्तर है चेदी अर्थात लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह, ये तीनों जो हैं वज्जी संघ में सम्मिलित थे। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों लिच्छवी, वज्जी, ज्ञात्रक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग तथा उग्र का एक संघ था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला, ज्ञात्रिक का कुंडल ग्राम था। अब अगला प्रश्न है, वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी। तो याद रखेंगे वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था। तो वज्जी महाजनपद में गणतंत्र था। अब अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो इसका सही उत्तर है वैशाली में। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज, जिसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था कौन? तो याद रखेंगे अंग। अब अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह जो है लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आज के वीडियो में केवल हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जैन धर्म से स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, और यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसे वीडियो लगातार आए तो आप लोग हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।